हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम पीस सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रह्मांड। आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, क्या उससे संबंधित सिद्धांत है, क्या अवधारणा है और किस प्रकार से ब्रह्मांड बना है, वह सभी हम आज इस टॉपिक में जानने वाले हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन तो नहीं बनते ब्रह्मांड से संबंधित, परंतु अगर आप बेसिक्स नीड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये अवश्य पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, उसकी किस प्रकार से रचना हुई है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में वही जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में जब हम बात करें तो मानव ने जब स्टार्टिंग में विश्व के मानचित्र को देखा, उसके मन में विश्व के प्रति जो है मानचित्र उभरा, तो उसने उस विश्व को ही क्या कह दिया, ब्रह्मांड कह दिया कि ये जो समस्त विश्व है जिसे हम आज वर्ल्ड कहते हैं, यही क्या है, ब्रह्मांड है। परंतु जब हम ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि की बात करें, ऐतिहासिक स्रोत की बात करें कि ब्रह्मांड इस संदर्भ में ग्रंथ वेद क्या कहते हैं, तब हमें ऋग्वेद जवाब देता है। ऋग्वेद यह कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई नहीं है। ब्रह्मांड तो सदैव अनंत असीम जो है काफ़ी समय से जो है वह विद्यमान है और इसी रूप में वह बना हुआ है। ब्रह्मांड जो है वह काफ़ी समय से बना है और हमेशा जो है बना ही रहेगा। परंतु मानव के मन ने यह जो है सब कुछ सही नहीं पाया और ब्रह्मांड के प्रति जो विषय है, रुचि है, उसकी जो है जिज्ञासा बनी रही और ब्रह्मांड को एक रुचिपूर्ण विषय लेकर काफ़ी जो है इस पर सिद्धांत व अवधारणाएं मानव ने पेश की। इसी बारे में हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड से संबंधित काफ़ी अनेक सिद्धांत और अवधारणाएं जो है वह पेश की गई हैं, वह क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो ब्रह्मांड के बारे में सर्वविदित जो है मान्य जो तथ्य है वह यह निकला है। अभी तक सभी उसी जो है सिद्धांत को फॉलो करते हैं जिसका नाम है महाविस्फोट संबंधी सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी जो है इसे बोला जाता है और अभी तक यही जो है प्रामाणिक ज़्यादातर माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वह हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी। सबसे पहले जब मानव ने मनुष्य ने ब्रह्मांड के विषय पर कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत करना शुरू किया तो सर्वप्रथम एक अवधारणा प्रस्तुत हुई, उसका नाम था जियोसेंट्रिक अवधारणा। इस जियोसेंट्रिक अवधारणा का जो प्रतिपादन है वह किया था क्लॉडियस टोल्मी ने। क्लॉडियस टोल्मी ने इस अवधारणा में यह बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो क्लॉडियस टोल्मी की जो ये अवधारणा है जियोसेंट्रिक, जियो मतलब पृथ्वी और जियोसेंट्रिक का मतलब पृथ्वी जो है सेंटर में है। इस अवधारणा में यही बताया गया कि जो हमारी पृथ्वी है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी जो है ग्रह, सूर्य तथा अन्य जितने भी ग्रह हैं वह क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो इस अवधारणा के अनुसार पहले स्टार्टिंग में यह बताया गया कि पृथ्वी जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी जो है पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। परंतु इस अवधारणा को परिवर्तित करते हुए कोपरनिकस आए 1543 में। 1543 ईस्वी में जब कोपरनिकस ने अपनी रिसर्च में पाया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है जबकि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य अवस्थित है, तो ब्रह्मांड के बारे में इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। जो क्लॉडियस टोल्मी ने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी उसको 1543 में कोपरनिकस ने रिसर्च के माध्यम से इसको परिवर्तित कर दिया और यह कहा कि सूर्य जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है और अन्य ग्रह तथा पृथ्वी भी सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। और इस अवधारणा को इन्होंने नाम दिया है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक है, तो यहाँ पर कोपरनिकस ने इसको नाम दिया था हेलियोसेंट्रिक, जहाँ पर सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और उसके सभी जो है चक्कर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमने ये अवधारणाओं के बारे में डिस्कशन किया है, दोनों अवधारणाओं के बारे में, इसमें आप देखेंगे कि इसमें दोनों ही रूप में सौर मंडल का विवरण जो है हमें मिलता है। दोनों ही अवधारणा सौर परिवार के आसपास ही इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। परंतु बाद में जब इस हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के विपरीत एक और व्यक्ति आए, ब्रिटेन के खगोलज्ञ आए जिनका नाम था हर्शेल। हर्शेल वैज्ञानिक ने अपनी जो है रिसर्च के माध्यम से 1805 में
दूरबीन की सहायता से यह बताया कि जो आप सौरमंडल को ब्रह्मांड की संज्ञा दे रहे हैं यह गलत है। सौरमंडल तो आकाशगंगा का एक भाग है। उन्होंने दूरबीन का जो है यूज़ करके यह बताया कि देखिए यह तो ब्रह्मांड का जो हम बात कर रहे हैं सौरमंडल, वह तो सिर्फ आकाशगंगा का एक भाग है और बाकी जो ब्रह्मांड की बात है वह तो काफ़ी विस्तृत है, विस्तार है, उसमें काफ़ी अनंत है ब्रह्मांड। तो यह बात कही हर्शेल वैज्ञानिक ने। और इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न अवधारणाएं जो है बार बार ब्रह्मांड से संबंधित जो है प्रतिपादित की गई हैं और सिद्धांत भी इस पर अनेक दिए गए। अब हम यहाँ पर जब ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रह्मांड में क्या क्या सम्मिलित होता है। ब्रह्मांड में सभी आकाशीय पिंड आ जाते हैं, आकाश गंगाएं आ जाती हैं। इसके बाद सौर परिवार जिसमें हम कहें कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि जितने भी क्षुद्र ग्रह, तारे सब कुछ जो है ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाते हैं। जो हमें ज्ञात है वह भी ब्रह्मांड है और जो हमें नहीं ज्ञात है अभी वह भी ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हमने की ब्रह्मांड संबंधित अवधारणाओं की बात, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेंगे ये अलग अलग जो है सिद्धांत जिसके अकॉर्डिंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्होंने बताई है। तो सबसे फर्स्ट और महत्वपूर्ण जिसे हम यहाँ पर देखेंगे वह है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जिसे जॉर्ज लेमिंटर द्वारा जो है प्रतिपादित किया था। जॉर्ज लेमिंटर द्वारा जब ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया तो अभी भी वर्तमान में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है इसी थ्योरी को मान्यता दी गई है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वह इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हुई है। फिर नेक्स्ट है हब्बल का आकाश गंगाओं के विस्थापन का के प्रतिसरण का नियम। फिर थर्ड जो सिद्धांत है आकाश गंगाओं से संबंधित डोपलर विस्थापन सिद्धांत। और फोर्थ है साम्यावस्था का सिद्धांत जिसे दिया था थॉमस गाल्ड और हरमन बॉडी ने। फिर नेक्स्ट है संकुचन विमोचन का सिद्धांत जिसे डॉक्टर एलन सैंडेज ने प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पर हम सिर्फ प्रमुख जो है महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर जो दो प्रमुख सिद्धांत है वह है एक तो बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, और एक और है डोपलर विस्थापन सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत की हम बात करें कि बिग बैंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ये कहते हैं बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व जब ब्रह्मांड नहीं था, जब ब्रह्मांड नहीं था तब वहाँ पर एक छोटा सा या फिर हम कहें कि विशालकाय जो है पिंड, अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ मिलती हैं इससे संबंधित बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो कोई कहता है कि एक छोटा सा मैटर पदार्थ हुआ करता था जिसके विस्फोट होने से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो कुछ थ्योरी यह कहती हैं कि ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है जब ब्रह्मांड नहीं था तब एक विशालकाय जो है अग्निपिंड था उस समय, और ये अग्निपिंड बना था भारी तत्वों से मिलकर। भारी पदार्थ, भारी तत्व, जो भी कहें आप, मैटर जिसे हम कहते हैं, तो भारी पदार्थों के मिलने से एक विशालकाय अग्निपिंड उस समय था जब ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था। जब इसमें 1 सेकंड के अल्पांश समय में, हम कहें कि 1 सेकंड से भी कम समय में ही इस बड़े से विशालकाय अग्निपिंड में जो भारी तत्वों से बना था इसमें नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया हुई, नाभिकीय विखंडन जिसे न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है, तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के बाद इसमें एक महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, और इस महाविस्फोट के 1 सेकंड के अंतराल में ही यह क्या हो गया, ब्रह्मांड जो था उसका निर्माण हो गया और ब्रह्मांड जो है विस्तारित हो गया। आप अब एक इमेज में यहाँ पर देख पाएंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। यह इमेज जब आपको देखने को मिल रही है तो इसमें आप देखेंगे कि जिस विशालकाय अग्निपिंड की, मैटर की जिसमें हमने बात की है वह यहाँ पर था जब ब्रह्मांड नहीं था, और इसमें न्यूक्लियर फिजन जिसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है उस प्रक्रिया के बाद जो है इसमें महाविस्फोट हुआ, काफ़ी बड़ा धमाका था जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और काफ़ी कम समय में ही जो है यह विस्तारित होने लगा। इस प्रकार से जो है ये ब्रह्मांड पूरा फैलने लगा और वर्तमान स्वरूप में ये पूरा जो ब्रह्मांड आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार से ब्रह्मांड की आकृति हमें वर्तमान में देखने को मिलती है।
तो 3 मिनट के अंतराल में ही यह जो है ब्रह्मांड पूरा विस्तारित हो चुका है और विस्तार होने का यहाँ पर हमें साक्ष्य मिलता है कि जो ब्रह्मांड है वह विस्तार क्यों हो रहा है। तो जो आकाश गंगाएं हैं वह क्या हो रही हैं, अपने स्थान से एक दूसरे से उनकी जो है दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये इसका प्रमाण है कि जो ब्रह्मांड है अभी भी वर्तमान में भी वह विस्तारित हो रहा है, जिससे आकाश गंगाओं की जो है दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये थे बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एक मैटर हुआ करता था जो काफ़ी समय पहले, और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के कारण इसमें एक महाविस्फोट हुआ जिसकी वजह से ब्रह्मांड उत्पत्ति हुई है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है क्या हुआ कि हमारे ब्रह्मांड का स्वरूप अस्तित्व में आया, और 3 मिनट में ही जो है यहाँ पर वह ब्रह्मांड पूरा विस्तारित, आज जो आप ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं वह सभी जो है यह बन चुका था। और इसका जो मैंने साक्ष्य बताया है कि साक्ष्य प्रामाणिक रूप से हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो है हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो उसका जो प्रमाण है वह यह है कि वर्तमान में भी आकाश गंगाएं जो है वह एक दूसरे से परस्पर दूरी जो है बनाती जा रही हैं। अब इसी जो है प्रमाण को हम डॉपलर के विस्थापन सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आखिर आकाश गंगाएं जो है दूर किस प्रकार से जा रही है। हम यह कैसे कह सकते हैं कि आकाश गंगाएं दूरी जो है बना रही हैं। एक नियम जो है दोस्तों, हब्बल वैज्ञानिक जो हुए हैं इन्होंने आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का नियम, जो मैंने आपको बताया कि आकाश गंगा जो है दूर जा रही है, इसका नियम हब्बल ने प्रतिपादित किया था, और इसी सिद्धांत को जो है डॉपलर के विस्थापन सिद्धांत के द्वारा हम समझ सकते हैं। डोपलर का जो है विस्थापन सिद्धांत क्या था, यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करूं तो डोपलर का विस्थापन सिद्धांत यह कहता है कि जो आकाश गंगाएं हैं उसमें प्रकाश जो उत्पन्न होता है, आपको ज्ञात हो तो ठीक है, जो आकाश गंगाएं होती है उसमें तारों का समूह होता है, तारों से मिलकर जो है आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, और तारों में अपने जो है स्वयं प्रकाश होता है। तो आकाश गंगाएं जो होती हैं उससे आने वाले जो है प्रकाश के स्पेक्ट्रम के आधार पर आप जो आकाशगंगा से प्रकाश आ रहा है उससे बने जो है स्पेक्ट्रम के आधार पर यहाँ पर डॉपलर विस्थापन सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता है कि जो अभी वर्तमान में विश्व है उसमें किस प्रकार से यहाँ पर दूरी का निर्माण हो रहा है। तो इससे हम आकाशगंगा के बीच जो है बढ़ती दूरी को इस विस्थापन से समझ सकते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है, डॉपलर विस्थापन सिद्धांत, इसके अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि जो आकाशगंगा से प्रकाश आ रहा है इसके अगर स्पेक्ट्रम में रेड शिफ्ट की घटना, यानी कि हम कहें कि रक्त विस्थापन की घटना घटित होती है, ठीक है। आपको ज्ञात होगा कि जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, साइंस में हम पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग जो है तरंग दैर्घ्य वाले जो है प्रकाश निकलते हैं, तो उसी में जो है विबग्योर हम बोलते हैं उन अलग अलग रंगों को, और उसमें एक निकलता है लाल रंग। तो अगर इस स्पेक्ट्रम से रक्त विस्थापन की घटना घटित होती है, उसमें अगर रेड कलर जिसकी जो है तरंग दैर्घ्य जो है ज़्यादा होती है, ठीक है, तो अगर उससे रक्त विस्थापन की घटना होती है तो उसे हम कहेंगे कि आकाशगंगा जो है वह पृथ्वी से दूर जा रही है, ठीक है। तो यह सिद्धांत यह कहता है कि अगर रक्त विस्थापन की घटना प्रकाश के स्पेक्ट्रम में होती है तो उससे हम यह मानते हैं कि आकाशगंगा जो है वह पृथ्वी से दूर जा रही है। और वहीं अगर इस प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैंगनी जो है विस्थापन होता है, यानी बैंगनी रंग जो होता है, अगर उससे संबंधित जो घटना होती है घटित इसमें, तो हम यह मानते हैं कि आकाशगंगा जो है पृथ्वी के समीप आ रही है, ठीक है। तो बैंगनी रंग जो होता है उसकी जो है तरंग दैर्घ्य कम होती है, अगर आकाशगंगा पास में आएगी तो वह रंग हमें दिखाई देगा, और जबकि जो रेड कलर होता है उसकी जो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इसलिए अगर वह दूर भी जा रहा होता है तो हमें दिखाई देता है। इस प्रकार हम इस दोनों जो है रक्त विस्थापन और बैंगनी विस्थापन के माध्यम से इस डोपलर विस्थापन सिद्धांत को समझते हैं, और इसके अनुसार यह मानते हैं कि जो आकाशगंगा है वो पृथ्वी के संदर्भ में दूर जा रही है या पास आ रही है। तो ये हो गए हमारे दोनों सिद्धांत, जिसमें हमने देखा कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग किस प्रकार से वर्तमान जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, और उसके अलावा जो है आकाशगंगाएं किस प्रकार से पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं, डोपलर विस्थापन सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देखा है। अब हम बात करेंगे डार्क मैटर पदार्थ की। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बिग बैंग थ्योरी की जो घटना हमें बताई जाती है, जो सिद्धांत हमें पढ़ाया जाता है, उससे संबंधित 2010 में इस प्रकार की एक घटना का परीक्षण जो है वैज्ञानिकों के द्वारा किया जा चुका है।
यूरोपियन जो है सेंटर फॉर रिसर्च न्यूक्लियर जो रिसर्च है, इन्होंने 2010 में जेनेवा में पृथ्वी के काफ़ी जो है गहराई में 100 फीट नीचे एक परीक्षण करने का प्रयास किया था, जिसमें बिग बैंग थ्योरी को जो है वापस से घटित करने का प्रयास किया गया था। इसमें लार्ज हैडन कोलाइडर, ये इसका नाम है। इस पदार्थ की मदद से जो है लार्ज हैडन कोलाइडर, ठीक है, लार्ज हैडन कोलाइडर। तो इस पदार्थ के माध्यम से इन्होंने ये घटना को जो है घटित करने का प्रयास किया गया था। तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये पहले बता दिया है। अब हम जो बात कर रहे हैं डार्क मैटर पदार्थ की, तो डार्क मैटर जो है पदार्थ वह क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो डार्क मैटर पदार्थ की हम यहाँ पर चर्चा करें, इससे पहले यह प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड जो है, मैंने आपको बताया कि उसमें आकाशगंगाएं भी होती हैं, मंदाकिनियाँ होती हैं, गैलेक्सीज, और इसके बाद जो है अलग ग्रह होते हैं, फिर तारे होते हैं, तो काफ़ी जो है चीज़ें ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या हम ब्रह्मांड का जो घनत्व है इन मंदाकिनियों, गैलेक्सीज, जिसे हम कहते हैं आकाशगंगाएं, या फिर तारे, ग्रह, इनके जो है द्रव्यमान के आधार पर हम ब्रह्मांड के घनत्व को जो है ज्ञात कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं। तो फिर वहाँ पर वैज्ञानिक जो है जवाब देते हैं कि नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में अनेक जो है पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम अभी नहीं जानते हैं, जो अदृश्य पदार्थ हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक यहाँ पर यह कहते हैं कि ब्रह्मांड में अनेक अदृश्य पदार्थ हैं, जो लगभग 90 से 95% ब्रह्मांड में अवस्थित हैं, और इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि सभी जो है ब्रह्मांड का घनत्व कितना है, ठीक है। तो हम यह मान के चलते हैं कि 95% जो है ऐसे पदार्थ हैं जो अदृश्य हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं हो पाता, और इसलिए वैज्ञानिक जो है इसको नहीं, अभी भी ये रुचि का विषय है, इस पे जो है रिसर्चेज चलती रहती हैं। तो इसी पे आती हैं दोस्तों डार्क मैटर। इसे इन्होंने डार्क मैटर की जो है संज्ञा दी है, जिसे अभी ढंग से नहीं जाना जा सका है। और इसी में अब डार्क मैटर में भी एक और बात आती है कि जो गोड पार्टिकल कण है, गोड पार्टिकल कण, जिसे हिग्स बोसान कण बोला जाता है, हिग्स बोसान कण यह बोला जाता है, तो इसी का एक और नाम होता है डार्क मैटर। और डार्क मैटर क्या है, तो वह है जो काफ़ी अदृश्य पदार्थ हैं, जो ब्रह्मांड में है, परंतु उसके बारे में अभी तक नहीं जाना जा सका, जिससे मिलकर ब्रह्मांड अभी बना हुआ है। तो यहाँ पर हम यह देखने वाले हैं कि आखिर अब ब्रह्मांड जो है किस किस से बना है। डार्क मैटर तो मैंने आपको बता दिया है कि डार्क मैटर जो है वह एक पदार्थ है जिसे हिग्स बोसान कण भी कहा जाता है, और हिग्स बोसान कण जो है गोड पार्टिकल कण के नाम से जाना जाता है। और यह हिग्स बोसान यह माना जाता है कि इसमें जो है ब्रह्मांड संबंधित जो है रहस्य छिपे हुए हैं। अगर इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च हो पाती हैं तो ब्रह्मांड की गुत्थी भी वहाँ पर सुलझ सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि ब्रह्मांड से संबंधित जो है क्या क्या ब्रह्मांड में तत्व होते हैं। ब्रह्मांड की जब हम यहाँ पे बात करें तो ब्रह्मांड में अनेक तत्व होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड में भारी तत्वों की जो संख्या है उसमें 0.01% भारी तत्व हैं ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड जो है न्यूट्रिनो के हम बात करें तो ब्रह्मांड में न्यूट्रिनो का परसेंटेज 0.03%। और ब्रह्मांड में जो तारे हैं, तारे हम जानते हैं कि तारे बहुत सारे हैं, वो भी ब्रह्मांड में सिर्फ 0.0% ही ब्रह्मांड में मौजूद हैं। इसके अलावा स्वतंत्र हाइड्रोजन व हीलियम की बात करें तो ब्रह्मांड में सिर्फ 4% ही स्वतंत्र रूप से हाइड्रोजन व हीलियम है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 5% ही जो है यह ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसके बाद जो हम बात करेंगे डार्क मैटर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यह जो है 25% है। और डार्क एनर्जी है, जो अदृश्य एनर्जी है, छुपी हुई ऊर्जा है, वह कितनी है, तो 70% है। और इन दोनों को मिलाकर ही डार्क मैटर में काउंट किया जाता है। इसलिए 95% जो है ऐसे कण हैं जो अदृश्य रूप से हैं, और इस घटना को ब्लैक होल से भी जोड़कर वैज्ञानिक देखते हैं। परंतु वैज्ञानिक अब ये मानते हैं कि जो डार्क मैटर की कंडीशन है वह ब्लैक होल से अलग है, और इसके बारे में अलग अलग समय पर रिसर्च की जाती रही है। अब यहाँ पर हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे कि खगोलीय पिंडों के बारे में। खगोलीय पिंडों में सबसे पहले कि खगोलीय पिंड में शामिल कौन कौन से होते हैं, तो खगोलीय पिंड में आते हैं आकाशगंगा, फिर उसके बाद ग्रह,
ग्रह में सूर्य भी आ जाएगा, और फिर अन्य जो है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ठीक है, तारे, ये सभी जो है खगोलीय पिंड कहलाते हैं, जो आकाश में हमें अनेक रूप में दिखाई देते हैं। बड़े बड़े पिंड, छोटे छोटे पिंड, चाहे वो क्षुद्र ग्रह के रूप में होते हैं या फिर धूमकेतु, तारे, ग्रह अन्य रूपों में हमको मिलते हैं। तो आकाशगंगा भी जो है एक खगोलीय पिंड के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर हम अब खगोलीय पिंडों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का जो है संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं और किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है। अब खगोलीय पिंडों में हम जब आकाशगंगा के बारे में बात करें तो आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज है। तारे से मिलकर जो है बना हुआ जो समूह होता है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। यहाँ पर 10,000 मिलियन जो है आकाशगंगाएं हमारे अंतरिक्ष में अवस्थित हैं, और 10,000 मिलियन जो आकाशगंगाएं हैं उसमें भी प्रत्येक आकाशगंगा में 1,00,000 मिलियन जो है तारे अवस्थित हैं। यानी कि हम कहें कि 1,00,000 जो मिलियन है वो प्रत्येक आकाशगंगा में तारे अवस्थित हैं, और उसके बाद 10,000 जो है मिलियन आकाशगंगाएं जो है अंतरिक्ष में मौजूद हैं। अब आकाशगंगा का जो केंद्र होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं बल्ज। आकाशगंगा जो है हम बात कर रहे हैं तो इसमें होता है बल्ज, जो सेंटर को बोला जाता है, और इस प्रकार से आपको आकाशगंगा का दृश्य महसूस होता है। तो आकाशगंगा कुछ नहीं, तारों से मिलकर बना हुआ जो समूह होता है, विशाल पुंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा, गैलेक्सीज कहते हैं। काफ़ी जो है गैलेक्सीज के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि अलग अलग जो है गैलेक्सीज होती हैं। जब लगभग जो है अंतरिक्ष में 10,000 मिलियन गैलेक्सीज हैं, और उसमें भी इनका आकार जो है वो अलग अलग होता है। अब हम आकार के ऊपर इस पर चर्चा करें गैलेक्सीज के बारे में, तो आकृति के आधार पर आकाशगंगाएं जो है, आकृति के आधार पर, ठीक है, आकृति के आधार पर जो आकाशगंगाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक सर्पिल आकार की होती हैं, जिसमें मैंने आपको अभी जो दृश्य दिखाया है वह इस प्रकार से सर्पिल आकार की होती हैं, और 81% जो है आकाशगंगा जो अंतरिक्ष में है वह सर्पिल आकार की ही हैं। इसमें हमारी जो है आकाशगंगा का भी नाम आता है, जिसका नाम है दुग्ध मेखला, मिल्की वे, ठीक है। तो जो हमारी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला और मिल्की वे, वह कौन सी आकार की है? तो सर्पिल आकार की है। और एक और हमारे पास की जो है आकाशगंगा एंड्रोमेडा, यह भी कौन से आकार की? तो यह भी सर्पिल आकार की है। इसके अलावा जो है 16% जो है दीर्घवृत्तीय आकार की आकाशगंगाएं होती हैं, जिसका आकार आप ऐसे चपटे आकार में देख पाएंगे, जैसे कि पृथ्वी का जो दीर्घवृत्तीय पथ होता है उसी प्रकार से ये चपटे आकार में आकाशगंगाएं मौजूद हैं, और 16% इनका भाग है। बाकी जो आकाशगंगाएं हैं वह अनियमित आकार की हैं। 3% ही आकाशगंगाएं ऐसी हैं जिनका आकार किसी भी आकृति में हो सकता है, चाहे इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा, या फिर वो बहुभुज हो सकती हैं, या फिर किसी भी आकार में, वो त्रिभुजाकार में हो सकती है। तो उसकी कोई आकृति निश्चित नहीं है। अनियमित आकार में सिर्फ 3% ही आकाशगंगाएं हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। तो ये हो गई हमारे आकाशगंगा के अलग अलग प्रकारों के बारे में। अब हम बात करेंगे तारामंडल के बारे में कि तारामंडल क्या है। तारामंडल की हम चर्चा करेंगे तो तारामंडल जो है आकाश में दिखने वाले अनेक जो है तारे आपको दिखेंगे। आकाश में अनेक तारे हम देख सकते हैं, और उसमें जो है कुछ तारे तो धुंधले होते हैं, कुछ तारे जो है चमकीले होते हैं, और किसी का जो है कम प्रकाश होता है, किसी का ज़्यादा प्रकाश होता है। तो इन्हीं जो है आकाश में जो तारे हमें दिखाई देते हैं उनके प्रकाश में ज़्यादा और कम की जो है प्रकाश के आधार पर हम तारों को जो है यहाँ पर देख पाते हैं। परंतु यहाँ पर जब तारे एक किसी विशिष्ट आकृति का जब हम निर्माण करते हैं, तारे मिलकर जब विशिष्ट कोई आकृति का निर्माण कर लेते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तो विशिष्ट आकृति किसी भी प्रकार की होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि तारे ने मिलकर कुछ इस प्रकार की आकृति बना दी, सब ने मिलकर, तो उसे क्या कहेंगे? हम तारामंडल का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत सारे जो तारामंडल हैं, जैसे कि सप्तऋषि तारामंडल का आपने नाम सुना होगा। इसके बाद लघु सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल, इसमें ध्रुव तारा जो है, जो लघु सप्तऋषि तारामंडल है, इसमें ध्रुव तारा जो है वह एक कोने पे अवस्थित होता है, जो काफ़ी चमकीला हमें दिखाई देता है वसंत ऋतु के समय। फरवरी के माह में हमें ये ध्रुव तारा अच्छे से चमक रूप में जो है दिखता है, और यह लघु सप्तऋषि तारामंडल का पार्ट है। इसके बाद अन्य जो है तारामंडल की हम बात करें तो यहाँ पर आता है मृग तारामंडल और सेंट्रो सम भी बोलते हैं। और तो यह जो है सेंट्रोसम जो तारामंडल है,
यह सबसे बड़ा तारामंडल है। और इसके बाद जो है एक और हाइड्रा तारामंडल का नाम आता है, यह सबसे छोटा तारामंडल है। ठीक है, तो यह बात हो गई तारामंडल के बारे में कि तारामंडल क्या है। तो तारों का समूह होता है जो एक विशिष्ट आकृति का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि तारामंडल में जो तारे होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं और तारे का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम आप चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर जब हम तारे के बारे में चर्चा करें तो तारे वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनका अपने स्वयं का जो है प्रकाश होता है। जब तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं आकाशीय पिंड, तो उसे हम तारा कहते हैं। तारे में ये प्रकाश कहाँ से आता है, तो इसमें नाभि की जो संलयन की प्रक्रिया होती है उसमें प्रकाश यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी प्रकाश की वजह से हमें जो है तारे चमकीले दिखाई देते हैं। अब नाभि की संलयन और नाभि की विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, ये दोनों प्रक्रिया क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नाभि की जो संलयन की प्रक्रिया होती है इसमें दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं और नाभि की विखंडन में जो है दो परमाणु अलग होते हैं। ठीक है, जब कभी भी दो परमाणु आपस में जुड़कर एक नया परमाणु बना देते हैं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस प्रक्रिया में क्या होता है, नाभि की संलयन की प्रक्रिया होती है। जबकि नाभि की विखंडन में क्या होता है, जब दो परमाणु अलग होते हैं तो उसमें विस्फोट होता है, जैसा कि आपको मैंने बिग बैंग थ्योरी में बताया। तो ये हो गई तारों के बारे में चर्चा। और इस प्रकार से जो है तारों के बारे में यहाँ पर मैंने बताया कि तारे जो है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको तारे पर बता देता हूँ। ठीक है, जो तारे हैं, तारे जो है वह किस प्रकार से होते हैं, तो उनमें जो है स्वयं का प्रकाश होता है, नाभि की संलयन की प्रक्रिया की वजह से उनमें ये प्रकाश आता है और वह अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब तारों में क्या होता है कि अलग अलग जो है तत्व भी मौजूद होते हैं, परंतु तारों में हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो होता है वह नाभि की संलयन प्रक्रिया के माध्यम से हीलियम में रूपांतरित होता है। जब दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो उसमें हीलियम में वह कन्वर्ट हो जाते हैं और इससे तारे में जो है नाभि की संलयन की प्रोसेस होती है और इससे प्रकाश जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर हम बात करें कि तारे में हाइड्रोजन तो होता ही होता है ज़्यादातर हिस्सा, परंतु हाइड्रोजन जो है वो 98% भाग जो है वह तारे में होता है। परंतु इसके अलावा भी जो है कुछ गैसेस की बात करें तो वह तारे में मौजूद होती हैं। तो 2% जो है गैसेस तारे में अवस्थित होती हैं और 98% जो है हाइड्रोजन इसमें होती हैं और हाइड्रोजन जो है अपने आपस में मिलकर जो है हीलियम में कन्वर्ट होती रहती हैं, जिसकी वजह से नाभि की संलयन की जो प्रोसेस है वह चलती रहती है और ऊर्जा का जो है उत्पादन होता है, जिससे तारे जो है प्रकाशित होते रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि तारों का जो है निर्माण किस प्रकार से होता है। यह तो हमने बात की तारे की, तारों का निर्माण किस प्रकार से होता है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो तारों की बात करें हम कि तारों की जो जीवन चक्र की उत्पत्ति है वह किस प्रकार से होती है, तो जो आकाश गंगा की बात करें यहाँ पर, आकाश गंगा जो है इसमें तारों के निर्माण की प्रोसेस शुरू होती है। तारों के निर्माण में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन होता है और एक होता है हीलियम, तो इन दोनों में जब संघनन की प्रोसेस होती है तो यहाँ पर क्या होते हैं कि ये दोनों जो है संघनन की प्रोसेस करने के बाद हाइड्रोजन हीलियम जो है इस प्रकार से संघनन करके जो है बादलों का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे बादल जो है इस आकाश गंगा में जो है बनने लगते हैं। जब ये छोटे छोटे बादल जो है निर्मित हो जाते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के जो है जुड़ने की वजह से, तो वहाँ पर ये जो घने गैस के बादल होते हैं यह क्या हो जाते हैं, अपने जो है गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिकुड़ने लग जाते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण का जो बल इन पर लगता है तो ये जो घने गैस के बादल होते हैं यह आपस में जो है सिकुड़कर जो है एक पिंड का जो है रूप लेने लग जाते हैं, या फिर हम कहें कि जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से आद्य तारे का जो है यहाँ पर एक निर्माण होने लग जाता। आद्य तारा यानी कि एक जैसे कि बचपन में एक बच्चा पैदा होता है उसी प्रकार से यहाँ पर एक आद्य तारा का जो है जन्म हो जाता है, जो गैसों के निर्माण की वजह से बनता है। उसमें गुरुत्वाकर्षण फोर्स काम करता है और वहाँ पर एक आद्य तारे का निर्माण हो जाता है। अब आद्य तारे के जो निर्माण के बाद भी जो है यह प्रक्रिया चलती है, नाभि की संलयन वाली प्रोसेस, और इसमें जो है ये काफ़ी समय तक चलने के बाद जो है यहाँ पर तारों के जो है मरण की कंडीशन आ जाती है। अब तारों के निर्माण की कंडीशन मैंने बताई कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वह कन्वर्जेंस जो है नाभि की संलयन की प्रोसेस के माध्यम से संघनन जो क्रिया होती है उसमें छोटे छोटे गैस के गोले
घने जो है बादल बनते हैं और वहाँ पर जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल की सिकुड़ने की वजह से आद्य तारों का निर्माण होता है। इस आद्य तारों के निर्माण की कंडीशन के बाद एक कंडीशन इस प्रकार से आती है कि तारों का जो है यहाँ पर मरण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो तारों की उत्पत्ति हो गई है। अब तारों का जो है मृत्यु वह किस प्रकार से होती है। जब आद्य तारों का निर्माण हो जाता है, इसके बाद जो है इसके केंद्र में, ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन जो है हीलियम के कन्वर्ट होकर बाकी जो है गैस के बादल बना रहा था, वहाँ पर जो है यह क्या करता है, आद्य तारे के निर्माण के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वह कम हो जाती है और धीरे धीरे जब हाइड्रोजन बिल्कुल इसके सेंटर में समाप्त हो जाती है तो जो हीलियम रहता है H2 वह क्या करता है, इसको कार्बन में जो है कन्वर्ट करने लग जाता है। तारा जो है हीलियम को कार्बन में कन्वर्ट करने लग जाता है और फिर यहाँ पर इसके तारे की जो है मृत्यु की दो कंडीशन उत्पन्न होती हैं। फर्स्ट कंडीशन में यह होता है कि अगर तारे का जो द्रव्यमान है, तारे का द्रव्यमान अगर 1.4 ms का मतलब मास ऑफ सन, जिसे हम चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, तो अगर तारे का जो द्रव्यमान है वो 1.4 ms से जो है कम होता है, और दूसरा जो है ये कंडीशन आती है कि जो तारे का जो द्रव्यमान है वह 1.4 ms से अधिक होता है, तो ms जो है वह चंद्रशेखर सीमा है। जिन जो साइंटिस्ट हुए थे चंद्रशेखर, उन्होंने इस सीमा का जो निर्धारण किया था, जिसे मास ऑफ सन भी कहा जाता है। और अगर इसके आधार पर तारे की जो है द्रव्यमान कम होता है इससे, तो वहाँ पर क्या होता है कि तारा जो है, तारा जब उसमें द्रव्यमान कम होता है इससे, तो वह एक नॉर्मली रूप से जो है उसकी मृत्यु होती है। वह एक श्वेत वामन तारा बन जाता है और उसमें जो है जो न्यूक्लियर नाभि की जो है क्रिया की शक्ति होती है, ऊर्जा, वह खत्म हो जाती है और वह श्वेत वामन तारा जो है बन जाता है। एक और जो है कंडीशन मैंने यहाँ पर बताई थी दोस्तों, कि जब उसमें हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन कम होने की वाली घटना है, जहाँ पर इस समय ये जो तारा होता है वह क्या होता है, लाल दानव तारा कहलाता है। ठीक है, जब वो मरने की कंडीशन के स्टार्टिंग में होता है, परंतु जब उसका द्रव्यमान जो है इससे कम होता है तो उसकी जो मृत्यु है वह श्वेत वामन जो है तारे के रूप में होती है। नॉर्मली रूप में तारा जो है समाप्त होता है, उसमें कोई जो है ज़्यादा क्रिया नहीं होती है क्योंकि ऊर्जा जो है उसमें नहीं रहती है। ठीक है, तो श्वेत वामन तारा जो है काला वामन तारा बनकर जो है नष्ट हो जाता है और लगभग 90% जो है तारों की मृत्यु इसी प्रकार से होती है। जब किसी अगर मान लीजिए तारे की जो है द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक होती है, तो उसकी जो मृत्यु है वह जो है किस प्रकार से होती है, तो सुपरनोवा के रूप में जो है उसकी मृत्यु होती है। सुपरनोवा की जो है घटना उसमें घटित होती है। एक महाविस्फोट यहाँ पर होता है क्योंकि उसमें द्रव्यमान ज़्यादा है, ऊर्जा भी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर इसमें जो है काफ़ी भयंकर विस्फोट होता है और फिर तारे का जो है मृत्यु हो जाती है और तारा जो है ब्लैक होल जो है उसका निर्माण कर देता है। ठीक है, ब्लैक होल एक अलग टॉपिक है जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सुपरनोवा क्या है वह देख लीजिए, कि अगर जो तारा होता है वह अगर उसकी 10 से 20 जो है मैग्नीट्यूड जो है चमकीला होता है, मैग्नीट्यूड जो है उसकी जो है चमकीला वह तारा होता है, तो उसे हम कहते हैं नोवा। अगर 20 मैग्नीट्यूड से भी ज़्यादा जो है वह तारा चमकीला होता है तो उसे हम कहते हैं सुपरनोवा। और इसी सुपरनोवा के जो है चलते तारा जब अधिक द्रव्यमान वाला होता है तो उसकी मृत्यु जो है इस प्रकार से होती है और एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि ये जो सारी घटना है तारों के निर्माण से संबंधित, वह कहाँ होती है, तो वह होती है निहारिका में। निहारिका क्या होती हैं, तो निहारी जो है निहारिका यहाँ पर आप देख पाएंगे कि निहारिका में अलग जो है हाइड्रोजन जो है गैसेस यहाँ पर होती हैं। हाइड्रोजन जो गैसेस हैं इनसे मिलकर ये काफ़ी बड़ा जो है विशाल बादल होता है और इसमें जो है तारों का जो है उत्पत्ति होती है, जिसमें हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्जन होता रहता है, उसमें संघनन होता है, गैसें जो है बनती हैं, बादलों का निर्माण होता है, फिर गुरुत्वाकर्षण फोर्स अपना काम करता है और एक जो है तारे का निर्माण होता है जिससे आद्य तारा कहते हैं। फिर तो ये सारी जो घटना है वह निहारिका में होती है और निहारिका क्या है, तो गुंथित जो है हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने तारों के निर्माण की बात कर ली, अब हम देखेंगे कि ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो निहारिका में जो गुंथित बादल होते हैं उन्हीं के बाद जो है यहाँ पर इन ग्रहों का भी निर्माण होता है। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझ पाएंगे आप कि एक पिंड है जो काफ़ी नर्म जो है प्रकार का है, नरम प्रकृति का है और वहाँ पर यह पिंड जो है इसमें रोटेशन कर रहा है। बड़ा सा जो है घूमता हुआ गैस का पिंड, जिसमें
अपने जो है स्वतंत्र रूप से वह जब घूमता रहता है तो जो बड़ा सा गोलाकार वह रूप ले लेता है घूमते घूमते, और इसके ध्रुवों की ओर क्या हो जाता है, उभार आ जाता है। जब केंद्रीय पिंड जो इस प्रकार से गति करता है तो उसके पिंड से जो है एक अलग जो भाग है वह अलग हो जाता है, और इस प्रकार से वह जो है इसके साथ ही जो है परिक्रमा करने लग जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब कोई पिंड काफ़ी नरम होता है, जब हम कहें कि उसमें सिर्फ वो गैस रूप में ही होता है, तो उससे अगर कोई अन्य पिंड टकराता है तो उस कंडीशन के दौरान ही जो है उससे कोई अलग जो है भाग निर्मित हो जाता है, और वह जो है उसके पृथ्वी के इरावत पथ में, या फिर हम कहें कि उसके पथ पर जो है चक्र जो है लगाने लग जाता है, चक्कर। अब इसी कंडीशन में यहाँ पर क्या हुआ कि केंद्रीय पिंड से अलग हुई एक पिंड की रिंग जो उसके साथ घूमने लग जाती है। फिर नेक्स्ट जब पिंड जो रहा केंद्रीय पिंड, उसका अगर पदार्थ जो है वह ठंडा हो जाता है, पहले वह गर्म रहता है, फिर जब वो धीरे धीरे रोटेट जब करता रहता है तो काफ़ी समय के बाद जो है वह ठंडा हो जाता है, और सिकुड़कर जो है कक्षा में एक केंद्रीय पिंड जो है वह ठोस रूप में ग्रह बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप पिंड के रूप में सूर्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सूर्य जब गर्म था, गैस का गोला था, तो उसमें जो है कोई आकर जो है पिंड, आकाशीय पिंड टकराया, और उससे जो है अन्य जो ग्रह है वो टकराकर इस प्रकार से अलग हुए, और अलग अलग जो है पथ में वह परिक्रमा करने लग गए, और यहाँ पर फिर वह जो बाद में ठंडा हुआ केंद्रीय पिंड जैसे कि सूर्य, तो वह जो है एक ठोस पिंड के रूप में बन गया। तो ये गैसों के ग्रहों के निर्माण से संबंधित जो है घटना होती है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो ब्रह्मांड से संबंधित है वह देख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि सौर मंडल क्या है, उसके बारे में जो घटना है वह किस प्रकार से है। तो काफ़ी ये अच्छा टॉपिक था ब्रह्मांड, जिसको हमने आज जाना है। तो आज के लिए आप सभी के लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ, और अलविदा।